वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं पथोपंथम नोटांडू। मूवी की शुरुआत में हम 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग को देखते हैं। यह हेडक्वार्टर ट्रेवनकोर शहर में बसा हुआ है। ट्रेवनकोर शहर के मंत्री और जमींदार अंग्रेजों को खुश करने के लिए उन्हें अपने शहर की गरीब लड़कियां देते हैं। यहाँ मौजूद एक अंग्रेज ऑफिसर मंत्री से कहता है कि उसे पहलवानों की लड़ाई देखनी है। फिर मंत्री कहता है कि हमने शहर के 2 सबसे बेस्ट पहलवानों को बुलाया है, और क्योंकि अंग्रेज ऑफिसर को खून खराबा देखना बहुत ही पसंद होता है, इसीलिए वो अपनी शर्त रखता है कि इस लड़ाई में वही पहलवान जीतेगा जो अपने सामने वाले को मार देगा। अब हेडक्वार्टर के बाहर दिखाते हैं तो वहां पर लोअर कास्ट को बिलोंग करने वाला चकाबार नाम का आदमी आता है। वो दालचीनी के एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में बात करने के लिए जमींदार कैमल से मिलने के लिए आया है। चकाबार को छोटी जाति का माना जाता है, इसलिए हेडक्वार्टर्स के उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। लेकिन तभी वहां पर एक मंत्री आता है जो उसे जानबूझकर अंदर लेके जाता है। अब अंदर जाने पर जमींदार को उसको देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब चकाबार कहता है कि मैंने यहाँ आने से पहले 1000 सोने के सिक्के रिश्वत के तौर पर आपके घर भेज दिए हैं, तो ये सुनकर कैमल शांत हो जाता है और कुश्ती खत्म होने तक उसे इंतजार करने के लिए कहता है। इधर जब कुश्ती शुरू होती है तो 2 अलग अलग मंत्रियों के पहलवान आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को बुरी तरह पीटते हैं, जिससे वो खून से लथपथ। तभी चकाबार देखता है कि एक तरफ मौत का खेल चल रहा है और दूसरी तरफ अंग्रेज ऑफिसर गरीब लड़की को अपने कमरे में लेके जा रहा है। कुश्ती करते समय पहलवान एक दूसरे को मारना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें अपनी जान तो बचानी है, इसलिए ऐसा करना ही पड़ता है। जब एक पहलवान के पास अपने सामने वाले पहलवान को मारने का एक अच्छा मौका आता है तो वो उसे मारने से बड़ा हिचकिचाता है और फिर वो अंग्रेज ऑफिसर खुद उस पहलवान को मारने के लिए आ जाता है। अब ये सारी गलत चीजें देखकर चकाबार को बहुत गुस्सा आता है और वो अंग्रेज ऑफिसर को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन इससे वहां के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और एक ऑफिसर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी चकाबार उससे भी मार देता है और रास्ते में आने वाले हर सैनिक को मारता हुआ हेडक्वार्टर से बचकर भाग जाता है। पीछे से अंग्रेज ऑफिसर उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन तब तक वो उनसे बहुत दूर निकल चुका होता है। अब इस घटना के कुछ सालों के बाद हम ट्रेवनकोर के राजा के महल को देखते हैं, जहां सभी मंत्रियों की एक जरूरी मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि राजा के कुल देवता के मंदिर से कुछ समय पहले बेशकीमती जेवर और हीरे जवाहरात चोरी हो गए हैं और राजा हर हालत में उन जेवर को वापस पाना चाहता है। लेकिन उसका सेनापति इतने दिनों बाद भी उसका पता नहीं कर पाया कि यह चोरी किसने की। इसलिए राजा ने उस चोर को पकड़ने के लिए वेलायुधा नाम के एक आदमी को अपने पास बुलाया होता है। वेलायुधा छोटी जाति का होता है, लेकिन वो बिजनेस की वजह से बहुत ही पैसे वाला बन गया है। इसी के साथ वो मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट फाइट में बहुत ज्यादा अच्छा है और इस वजह से वो इस राज्य का सबसे ताकतवर सोल्जर भी है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी लोग उसे नीचा ही मानते हैं और इसलिए सैनिक उसे राजा के दरबार में जाने से रोक लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर राजा का मंत्री आता है और उसे अपने साथ अंदर लेके जाता है। राजा को वेलायुधा पर बहुत ही विश्वास है कि वो मंदिर के खजाने को वापस ढूंढकर जरूर लेकर आएगा। लेकिन वहां मौजूद मंत्री और जमींदार वेलायुधा को ये जिम्मेदारी देने से मना करते हैं, क्योंकि उनके राज्य में छोटी जाति वाले लोगों को मंदिर के आसपास जाने की परमिशन भी नहीं है और उनका कहना यह होता है कि वेलायुधा जब मंदिर के खजाने को ढूंढ लेगा तो वो उसको टच करके खराब कर देगा। इसी वजह से सभी मंत्री इस चीज का विरोध कर रहे होते हैं। फिर वेलायुधा पूरे काउंसिल को अपने खिलाफ देखकर राजा को कहता है कि आप किसी और से ये काम करवा लेना। इस तरह कहकर वो चला जाता है। बाहर निकलते समय उसे कन्नापुरु नाम का एक सिपाही मिलता है, जिसके पिता को वेलायुधा नहीं मारा था। फिर भी उसके मन में वेलायुधा के लिए इज्जत होती है, क्योंकि वो अपनी जाति के हक के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा के सैनिक एक चरथला नाम के कस्बे में छोटी जाति की एक औरत और उसके पति को सभी लोगों के सामने कोड़े मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रिज टैक्स नहीं दिया था। दरअसल इस राज्य में छोटी जाति की औरतों को कमर से ऊपर कोई भी कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं होता और अगर उन्हें अपने ब्रेस्ट को ढकना है तो उन्हें ब्रेस्ट टैक्स चुकाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे वाहियात रूल थे वहां पर। जो औरत इस टैक्स को नहीं देती थी उसे कोड़े मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता था। फिर ब्रिज टैक्स के इस नियम का विरोध करने के लिए नगेली नाम की एक लड़की कस्बे की सभी औरतों के साथ मिलकर राजा के पास जाती है। लेकिन तभी रास्ते में उसे सेना का मुख्य चीफ नाम्बू अपनी सेना के साथ अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। नाम्बू वहां आकर उन्हें टैक्स देने के लिए कहता है, लेकिन नगेली और बाकी औरतें टैक्स देने से इनकार कर देती है। इसलिए नाम्बू अपने सैनिकों को उन पर छोड़ देता है। सभी सैनिक औरतों को पीट पीट कर उनके कमर के ऊपर बंधे हुए कपड़ों को उतार देते हैं। नगेली जब नाम्बू की सेना को मार रही होती है तो नाम्बू उसके लड़ने के तरीके को देखकर बड़ा अट्रैक्ट होता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन जब नगेली उसके साथ जाने से मना करती है तो बदला लेने के लिए नाम्बू सभी लोगों के सामने नगेली के ब्रेस्ट के ऊपर के कपड़े उतार देता है।
तभी वहां पर वेलायुधा आ जाता है और वो नगेली को बचा देता है। फिर वेलायुधा नाम्बू और उसके सभी सैनिकों को मारकर भगा देता है। इसके बाद सेनापति इस घटना की खबर राजा को देता है और कहता है कि वेलायुधा ने कानून तोड़ा है, इसलिए उसे बंदी बना लेना चाहिए। फिर राजा सेनापति को समझाता है कि जब हमारे पूर्वजों के पास पैसे की कमी हो गई थी तब उन्होंने ये ब्रिज टैक्स लागू किया था, लेकिन अब हमारे राज्य को चलाने के लिए पूरे पैसे हैं, तो इसीलिए जब उन औरतों ने इस टैक्स का विरोध किया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर हम वेलायुधा को बंदी बना लेंगे तो हमारे पास पैसे की कमी हो जाएगी, क्योंकि वेलायुधा ही एक लौता आदमी है जो जरूरत पड़ने पर एडवांस में टैक्स भरता है। इसलिए इस समय वेलायुधा को बंदी बनाना सही नहीं है, लेकिन सही समय आने पर हम उसे जरूर बंदी बनाएंगे। उधर नगेली छिपते छिपाते ऊंची जाति के जमींदार की बेटी सरस्वती से मिलने के लिए उसके घर जाती है, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। सरस्वती उसे पहनने के लिए अपने पुराने कपड़े देती है और कहती है कि इन्हें सिर्फ रात के समय ही पहनना, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें इन कपड़ों में देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सरस्वती का कहना मानकर नगेली उन कपड़ों को रात में ही पहनती है और बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कि वेलायुधा के दादाजी मंदिर में होने वाले कथकली डांस को देखना चाहते हैं, इसीलिए वो उससे मंदिर जाने के लिए परमिशन मांगते हैं, लेकिन वेलायुधा उन्हें जाने से मना कर देता है, क्योंकि मंदिर में सिर्फ ऊंची जाति वाले लोगों को ही जाना होता है। वेलायुधा के दादाजी का डांस देखने का बहुत ही ज्यादा मन होता है, इसलिए वेलायुधा की पत्नी उसे कैसे भी करके मना ही लेती है। अब मंदिर के अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, इसलिए वेलायुधा के दादाजी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर मंदिर के सामने वाली टूटी हुई दीवार से कथकली डांस को देखने लग जाते हैं। जब राजा के आदमी को इस बात का पता चलता है तो वो वेलायुधा के दादाजी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि नियम पता होने के बावजूद भी तुमने डांस देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वेलायुधा के दादाजी को उनकी बात सुनकर बड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन राजा के आदमी को ये देखकर जलन होती है कि उसने जमींदार जैसे कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए वो गुस्से में उसके सिर से पगड़ी उतार देता है और उसे मारने भी लगता है। तभी वहां पर वेलायुधा आ जाता है और राजा के आदमी को कहता है कि भले ही मंदिर तुम्हारा है, लेकिन मंदिर के बाहर की जमीन मेरी है, इसलिए तुम हमें दीवार के पास खड़ा होने से नहीं रोक सकते, समझे? और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो उस टूटी हुई दीवार को सही करा लेना चाहिए। ये सुनकर राजा के आदमी का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि उसके पास दीवार बनाने के लिए पैसे ही नहीं है और ना ही मंदिर के पुजारी के पास। वेलायुधा पहले तो दीवार बनाने के लिए पुजारी को पैसे देता है, फिर कथकली की डांसर को 10 गुना ज्यादा पैसे देकर मंदिर के बाहर अपने दादाजी के लिए स्पेशल डांस प्रोग्राम करवाता है। ये देखकर राजा के आदमी को चुपचाप जाना पड़ता है। अगले दिन सेनापति के 4 आदमी कोचुन्नी नाम के चोर को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन अगले सीन में देखते हैं कि उन चारों आदमियों को मारकर गांव के बीच में उल्टा लटका हुआ है। दरअसल जिस आदमी के पीछे सेनापति लगा हुआ है, यानी कि कोचुन्नी, वो छोटी जाति का था और उसने राजा के मंदिर से गहने चुराए थे, लेकिन जब उसके पीछे सैनिक पड़ गए तो उसने गहनों को वहीं पर छिपा दिया। इस बात को बहुत दिन बीत चुके थे, इसलिए कोचुन्नी को नहीं पता था कि वो गहने अभी भी वहां पर हैं कि नहीं। अब अगले दिन सैनिक आकर वेलायुधा को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल देते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे नियमों को तोड़ा है। जेल में उसे मंत्री के आदमी बहुत ज्यादा मारते हैं। वहां उसे कन्नप क्रूप नाम का एक सैनिक बताता है कि ये लोग तुम्हें मारने वाले हैं, इसलिए तुम इनका दिया हुआ खाना बिल्कुल मत खाना। उधर राजा कुल देवता के गहनों के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, इस वजह से उसका काम में मन ही नहीं लगता। रानी जब राजा की ऐसी हालत को देखती है तो वो अपने एक आदमी को भेजकर वेलायुधा को जेल से छुड़वा देती है और उसे गहने चुराने वाले चोर को पकड़ने का काम सौंपती है। उस दिन काउंसिल में जो कुछ भी हुआ वो सोचकर वेलायुधा ये काम करने से मना कर देता है, लेकिन रानी उसे कैसे भी करके मना लेती है। इसके बाद रात होने पर कोचुन्नी महल में उस जगह पर जाता है जहाँ उसने गहनों और हीरो से भरे हुए बॉक्स को छुपाया था। जब वो उस बॉक्स को निकालता है तो उसे कन्नूप कुरूप देख लेता है और वो इसे पकड़ लेता है। फिर इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन जब कोचुन्नी उसे खजाने का आधा हिस्सा देने को कहता है तो वो मान जाता है। अगले दिन वेलायुधा उस कस्बे में जाता है जहाँ के लोगों को खाने पीने के सामान के पैसे कोचुन्नी देता है, और वो भी चोरी के पैसों से, और इसके बदले में ये लोग कोचुन्नी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। फिर वेलायुधा उन सभी से पूछताछ करता है, पर वो कोचुन्नी के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते। इसलिए वेलायुधा उन्हें 1 साल का राशन देता है और आने वाले समय में भी उनकी मदद करने का वादा करता है। ये सुनकर वो उसे कोचुन्नी की बीवी काटा के पास लेके जाते हैं और वो उसे कोचुन्नी का पता बता देती है। इसके बाद वेलायुधा उस जगह पर जाता है जहाँ कोचुन्नी और कुरूप साथ मिलकर किसी अंग्रेज को वो गहने बेचने की डील कर रहे होते हैं। कुरूप जैसे ही वेलायुधा को आता हुआ देखता है तो अंग्रेज को लेकर यहाँ से भाग जाता है। वेलायुधा सबसे पहले कोचुन्नी के आदमियों को मारता है और उसके बाद वो कोचुन्नी के पीछे जाता है। उन दोनों में कुछ देर 1 to 1 खतरनाक फाइट चलती है, जिसमें कोचुन्नी मौका देखकर अपने घोड़े से यहाँ से भागने वाला होता है। तभी पीछे से वेलायुधा गले में रस्सी डालकर उसे गिरा देता है और
घसीटता हुआ शहर के बीचों बीच लगे हुए राजा के दरबार में लेके जाता है। वहाँ पूरा गांव आया हुआ है। कुछ मंत्री ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते कि बिना टैक्स दिए छोटी जाति की औरतें कमर के ऊपर कपड़ा पहने हुए उनके सामने खड़ी हैं। मंदिर के जेवर को वापस लाने और शहर के सबसे बड़े चोर को पकड़ने के लिए राजा वेलायुधा को सेनापति की पोस्ट देता है, जिसे पेंकार कहते हैं। ये देखकर बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है कि एक छोटी जाति का आदमी सेनापति बन गया। सेनापति बनने के बाद वेलायुधा का बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो मसाले से भरे हुए बड़े बड़े शिप्स को विदेशों में एक्सपोर्ट करने लगता है। एक दिन वेलायुधा के पास नगेली और सरस्वती आती है। सरस्वती उससे बताती है कि उसकी शादी राजा के सलाहकार के साथ होने वाली है, जिसकी उम्र 80 साल है, और सरस्वती शादी को रोकने के लिए वेलायुधा से मदद मांगती है। लेकिन वेलायुधा उसे समझाता है कि वो इस वक्त छोटी जाति वाले लोगों के हक के लिए ही लड़ रहा है, और अगर वो ऊंची जाति के लोगों के मामलों में बोलने लगा तो उसके साथ बाकी लोगों का भी नुकसान होगा। इसलिए वो सरस्वती को अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए कहता है। फिर जब सरस्वती की शादी होती है तो फर्स्ट नाइट को उसका पति इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन सरस्वती को वेलायुधा की ये बात याद आती है और वो अपने पति को गला दबाकर मार डालती है। इधर जब करूब जेल में कोचुन्नी से मिलने जाता है तो कोचुन्नी उसको एक जगह के बारे में बताता है जहां उसने सोने के सिक्के छिपाए हुए हैं। वो कुरूप से कहता है कि तुम्हें इन सिक्कों के बदले वेलायुधा को जान से मारना होगा। अगले दिन छोटी जाति की कुछ लड़कियां पूरे कपड़े पहनकर जा रही होती है तो उन्हें सामने से मंत्री अपनी सेना के साथ आता हुआ दिखाई देता है। अब मंत्री को यह देखकर गुस्सा आता है कि इन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए हैं और वो इसके लिए उनसे टैक्स मांगता है, लेकिन वो टैक्स देने से मना कर देती है। तो मंत्री को गुस्सा आता है, इसलिए वो उनके हाथ बांधकर लोहे की गर्म रॉड को उनके शरीर से लगाता है। इसके बाद रात होने पर करूप कोचुन्नी की बताई हुई जगह पर जाता है जहां उसे सोने के सिक्कों के साथ एक बंदूक भी मिलती है। इसके कुछ दिन के बाद जब वेलायुधा अपने बिजनेस का काम कर रहा होता है तो उसके पास नगेली और कुछ लड़कियां आती है। नगेली बताती है कि मंत्री ने इन लड़कियों की नाक कटवा दी क्योंकि इन्होंने नाक में सोने की ज्वेलरी पहनी हुई थी। ये सुनकर वेलायुधा को बहुत गुस्सा आता है और वो अगले ही दिन अपनी जाति की देवी के मंदिर में पूजा करवाता है, जहां वो सभी लड़कियों को पूरे कपड़े पहनकर नाक में सोने की ज्वेलरी पहनकर आने के लिए कहता है। और जब ये बात एक मंत्री को पता चलती है तो वो अपनी सेना लेकर उसके मंदिर पहुंच जाता है। पहले तो वो लड़कियों को कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन जब वेलायुधा उन्हें ऐसा करने से मना करता है तो मंत्री अपनी सेना से उनके ऊपर हमला करवा देता है। इधर वेलायुधा फिर एक एक करके सैनिकों को मारे जा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर नाम्बू नाम का सैनिक वेलायुधा के दादाजी को मार देता है। ये वही सैनिक है जिसने कहानी की शुरुआत में नगेली की ब्रिज से कपड़ा उतारा था। अब ये देखकर वेलायुधा गुस्से में नाम्बू को मार देता है। तभी दूर जंगल में से उसके ऊपर कोई गोली चलाता है जो सीधे उसके कंधे पर लगती है। अब वेलायुधा उसके पीछे जंगल में जाता है, जहां कुछ देर पीछा करने के बाद उसे कोचुन्नी का आदमी बाबा मिलता है। वो बाबा को रस्सी से बांधकर आगे लेके जाता है और उसे क्रूप भागता हुआ दिखाई देता है। फिर वो क्रूप को गोली मारता है और वो सीधे पास के तालाब में गिर जाता है। इसके बाद काउंसिल में मंत्री राजा को पूरी बात बताने के बाद कहते हैं कि वेलायुधा ने उनके सैनिक क्रूप को मार दिया है, इसलिए उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। ये सुनकर वेलायुधा बताता है कि इन्हीं मंत्रियों ने मेरे दादाजी को मार दिया और मुझे क्रूप को मारने का जरा भी पछतावा नहीं है, क्योंकि वो चोर कोचुन्नी के साथ मिला हुआ था। वो राजा के सामने कोचुन्नी के खास आदमी बाबा को गवाह के तौर पर पेश करता है। बाबा बताता है कि तुम्हारे मंत्री ने कोचुन्नी को महल की सभी खबरें बताई, जिसकी वजह से वो मंदिर के गहने चुरा पाया। और जब राजा को उस मंत्री के बारे में पता चलता है तो वो उसे तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। राजा फिर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद फैसले को कुछ दिनों के बाद सुनाने के लिए कहता है और वो वेलायुधा को छोड़ ही देता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो अपने लोगों की भलाई के लिए किया। अब रात में कुछ मंत्री मिलकर वेलायुधा को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर जांच पड़ताल होगी तो उनका नाम सामने आएगा। इसके बाद जिस दिन वेलायुधा अपने बिजनेस की मीटिंग के लिए दूसरे देश जाने वाला होता है, उस दिन मंत्री के आदमी वेलायुधा के खाने के सामान में नींद की दवाई डाल देते हैं। और जब वेलायुधा अपना आधा रास्ता तय कर चुका होता है तभी उस खाने को खाने के बाद सभी शिप पर आदमी गहरी नींद में सो जाते हैं। अब इसी मौके का फायदा उठाकर मंत्री के आदमियों से भरी भी बहुत सारी शिप उन्हें घेर लेती है और वो एक एक करके वेलायुधा के आदमियों को मारने लगते हैं। इस समय वेलायुधा की आंख खुल जाती है। वो बहुत देर तक उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो मारा जाता है। इसके अगले दिन मंत्री गांव में नगेली को सभी गांव वालों के सामने ब्रिज टैक्स के लिए मारते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वेलायुधा और नगेली की वजह से पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया है और वेलायुधा को मारने के बाद अगर वो नगेली से ब्रिज टैक्स वसूल कर लेंगे तो कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाएगा। नगेली को बहुत देर तक मारा जाता है, लेकिन फिर भी वो टैक्स देने के लिए नहीं मानती। लेकिन जब वो लोग उसके पिता को मारने लगते हैं तो नगेली टैक्स देने के लिए मान जाती है। नगेली घर के अंदर जाती है और बाहर आकर ब्रिज टैक्स देने की जगह उन मंत्रियों के सामने अपने ब्रेस्ट को काट लेती है
और कहती है कि इन्हें ले जाकर अपने राजा को दे देना। इतना कहकर नगेली मार जाती है बेचारी। किसी को इसके बारे में ना पता चले इसलिए सबूत मिटाने के लिए मंत्री नगेली को जला देते हैं। नगेली का होने वाला पति उसकी जलती हुई लाश के ऊपर खुद को खत्म कर लेता है। ये देखकर सभी गांव वाले गुस्से में मंत्री के घर और बिजनेस की जगह पर आग लगा देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली राजा ब्रिज टैक्स को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। बाकी दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारा एक और चैनल है मूवीज वेदर, जहां पर हम मूवी रिव्यूज की बात करते हैं, मूवीज थ्योरीज की बात करते हैं और बहुत सारे ऐसे मूवीज से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, तो उससे भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।